मैं इसी समय एक रिएक्शन लिखता हूं। ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, ट्वाइस SO2 प्लस O2 gives you twice SO3 और SO2 plus half O2 gives you SO3. Observe the two reaction. In fact, यह दोनों ही रिएक्शन एक ही है, सिर्फ लिखने का तरीका ही अलग है। The two reactions, this reactions is applied in the manufacturing of H2SO4 by contact process. Contact process से H2SO4 बनाने के लिए इसी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और फिर इसी का हाइड्रोलिसिस करके H2SO4 बनाया जाता है। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे 2 moles of SO2 reacting with a mole of oxygen in order to give you 2 moles of SO3। या फिर हम ऐसे भी, ये तो लिखने का तरीका है, रिएक्शन में कोई फर्क थोड़ी ना आएगा। SO2 का 1 मोल आधे मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल SO3 दे रहा है। रिएक्शन लिखने के तरीका बदल देने से रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी बदल जाएगी। इस केस में यदि आपने रिएक्शन को इस तरह से लिख रखा है तो हम रेट ऑफ रिएक्शन विल डिफाइन इट -1/2 ऑफ डेल्टा SO2 by delta T, or will define it minus of delta O2 by delta T, or will define it like this, plus 1/2 of delta SO3 by delta T. We'll define rate of reaction like this. While in this situation, यदि रिएक्शन को ऐसे लिखा गया है, rate of reaction should be defined in this manner, minus of delta SO2 by delta T, or minus of 1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 times delta O2 by delta T, और plus delta SO3 by delta T. ऑब्जर्व दिस, रिएक्शन लिखने के तरीके को यदि आप बदल रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन में फर्क आ जाता है। ऑल्दो डेफिनेशन नेवर मैटर्स, हाउ वी आर डिफाइनिंग, सचमुच में इससे कोई खास आगे फर्क नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, समझना है, उसमें डेफिनेशन के बदल जाने से आगे के कंसेप्ट पर कोई खास फर्क नहीं आएगा। डेफिनेशन तो हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है उसकी डेफिनेशन तो सबसे पहले लिखना ही पड़ेगी ना, क्योंकि हमें किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको कंपेयर करना है, उसको बढ़ता हुआ या घटता हुआ दिखाना है, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज द मैनर वी डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को लिखते समय द यूनिट, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का जो यूनिट होता है, दैट इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और मोलैरिटी। If we talk about A, it's always given in mole per liter or molarity. यदि हम डेल्टा A की बात करें, the change in concentration of A, this would also be given in mole per liter or molarity. Rate of reaction minus 1/A of delta A by delta T. ध्यान रहे, स्मॉल a, it's simply a numerical
कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. डेल्टा ए इट्स इन मोल पर लीटर, डेल्टा टी वुड बी टाइम. So this would be given in mole per liter per unit time or molarity into time to the power minus 1. This would be the unit of rate of reaction. Now, हम मैथमेटिक्स में 3 साइन देखते हैं. एक तो यह साइन होता है, यह और यह. दिस साइन वी रीड इट एज डेल्टा. वी ऑब्जर्व दिस साइन. मैथमेटिक्स में यह साइन भी दिखता है. वी रीड इट एज डेल एंड दिस इज डी. डेल्टा ऑलवेज मीन्स फाइनाइट चेंज. डेल्टा का मतलब होता है फाइनाइट चेंज विच कैन इजिली बी मेजर्ड, जिसको बड़ी आसानी से आप मेजर कर सकते हैं. While del always means a small change, a change that can't be easily measured, that could be measured only by precision instrument, high quality instrument. उनसे ही आप मेजर कर पाओगे, आसानी से इसको मेजर नहीं कर सकते. While D means a very 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 small change or infinitesimal change which can never be measured. It's infinitesimal change. इतना छोटा चेंज जिसको आप कभी मेजर ही नहीं कर सकते, जिसे मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा. मैं समझाता हूं. For example, 10 minutes. A interval of 10 minutes. A time interval of 10 minutes. It can easily be measured. इसको मेजर करने के लिए हमें सिर्फ एक साधारण घड़ी की आवश्यकता है और 10 मिनट का समय मेजर कर सकते हैं और उस 10 मिनट के समय में होने वाले चेंज को हम देख सकते हैं. This 10 minutes time interval would be always denoted by delta t. It's a finite change in time. डेल्टा टी मीन्स फाइनाइट चेंज इन टाइम. 10 मिनट्स, 10 मिनट के दौरान कोई एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है तो डेल्टा टी से डिनोट करा जाना चाहिए. वाइल इफ वी हैव गॉट 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड की यदि हम बात करें, नाउ दिस इंटरवल ऑफ टाइम इट्स नॉट जीरो, इट्स वेरी स्मॉल and it can't be easily measured. इसको आसानी से आप मेजर नहीं कर सकते, साधारण घड़ी से इसको मेजर नहीं करा जा सकता. इसके मेजरमेंट के लिए आपको स्टॉप वॉच की आवश्यकता होगी. Such a small time interval should be denoted by del t. Del t means small time interval. While if we talk about 0.0000001 seconds. Now this is a very 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 small time interval. Such a small time interval which could never be measured. इसलिए आप किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट से शायद नहीं मेजर कर पाओगे. बट इट्स नॉट जीरो, इसको जीरो भी नहीं कह सकते. इट्स अ नॉन जीरो वेरी स्मॉल वैल्यू. We call it infinitesimal change. Infinitesimal change in time interval. This is denoted by dt. Differential time. हम इस चैप्टर में
रेट ऑफ रिएक्शन को तीन तरह से डिफाइन करेंगे। हम किसी जगह पर लिखेंगे -1/a ऑफ डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, जैसा कि अभी तक मैं लिखता चला आया हूं। वी कॉल इट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा टी टाइम में दिस वुड बी रेड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग डेल्टा टी टाइम इंटरवल। हम किसी जगह पर इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे -1/a ऑफ del A by del T, del A by del T, small change in A during a small time interval. This would be called approximate rate of reaction. Approximate rate of reaction during that time. और कई जगह पर हम -1/a dA by dt, infinitesimal change in A during infinitesimal time interval. This would be called instantaneous rate of reaction or the accurate rate of reaction at that time. This would be called instantaneous or accurate rate of reaction. हम चैप्टर में अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशंस में रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग तरीके से स्टडी करेंगे। अब this is about the definition of rate of reaction, and as I told you कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन तो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी रेट ऑफ रिएक्शन को हमें डिटेल में पढ़ना और समझना है, और जिसे पढ़ना समझना है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बट ट्रूथफुली स्पीकिंग आगे इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन से हमें कोई खास मतलब नहीं होगा, और न ही इस टॉपिक पर से कोई आपको एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज्यादा सवाल दिखेंगे या स्टडी पैकेज में बहुत ज्यादा सवाल दिखेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको स्टडी पैकेज में दिखेंगे और कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स सिंपल से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मगर इस चैप्टर में खास मुद्दा रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन नहीं है। खास मुद्दा यह है कि किसी भी रिएक्शन की रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है या कैसे घटाया जा सकता है। यदि मुझे गर्मियों में दही को सड़ने से, दही को खराब होने से, खट्टा होने से बचाना है, मैं उस रिएक्शन को धीमा करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। यदि मुझे सर्दियों में जल्दी दही बनाना है तो मैं कैसे करूंगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इधर यह नहीं है कि दही का वो रेट क्या है या उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो या उसकी वैल्यू बताओ। इंपॉर्टेंट तो यह है कि कैसे उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आगे पूरे चैप्टर में हम इसी बात पर ध्यान देंगे। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स गवर्निंग और इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। Now, we had identified 5 factors which may affect the rate of reaction. हमने 5 फैक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, जिनके वेरी करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी तरह का कोई फर्क आ सकता है।
मैं सबसे पहले उन पांचों फैक्टर्स को बता दूं। फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी केस में हम कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, while partial pressure term would be used only if we have got some gas. Gas phase reaction है तो partial pressure पर depend करेगा. The second factor on which the rate of reaction may depend is temperature. The second factor on which the rate of reaction will depend is temperature. And the third factor is catalyst. The fourth factor on which rate of reaction depends is surface area. And the fifth factor is presence of ultraviolet radiation. These are the 5 factors which may affect the rate of reaction. Now mind my language, which may affect, मतलब यह 5 फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ असर डाल सकते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि डालेंगे। हम कुछ रिएक्शन ऐसी देखेंगे जहां पर इनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, बाकी किसी फैक्टर का कोई रोल नहीं है। कुछ रिएक्शन हमें ऐसी भी मिलेंगी जहां पर इनमें से 2 फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन पर असर डाल रहे हैं, बाकी किसी फैक्टर का कोई असर नहीं है। हमें कुछ रिएक्शन ऐसी भी मिलेंगी जहां इनमें से 3 फैक्टर्स का इफेक्ट हम देखेंगे। 3 फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज होता हुआ देखेंगे और 2 फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं देखेंगे। और हम कुछ ऐसी रिएक्शन भी देखेंगे जहां पर इनमें से 4 फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हुए दिखाई देंगे और कुछ रिएक्शन हमें ऐसी भी दिखेंगी जहां ये पांचों के पांचों फैक्टर्स ही रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, मगर हमें ऐसी कोई रिएक्शन नहीं दिखेगी जहां इन 5 के अलावा भी कोई छठा फैक्टर हो। दिस 5 आर द ओनली फैक्टर्स विच मे इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इन 5 के अलावा कोई 6th फैक्टर नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता हो। और हमें इस चैप्टर को पढ़ते समय डिटेल में इन 5 फैक्टर्स के इफेक्ट को पढ़ना है। हाउ कंसंट्रेशन वुड इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, इन व्हाट मैनर, बाय व्हाट मैथमेटिकल इक्वेशन, how temperature would affect the rate of reaction, how catalyst would affect the rate of reaction, how surface area would affect the rate of reaction, और how ultraviolet radiation would affect the rate of reaction। एक एक करके मैं इन 5 फैक्टर्स के इफेक्ट को समझाऊंगा। लेट मी स्टार्ट विथ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ओवर द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इस जगह पर सबसे पहला एक पॉइंट मैं बताता हूं। ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नेवर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से या घटने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ता है तो सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ने और घटने से। एंड वी यूज्ड टू से, यदि यह कोई रिएक्शन है A प्लस B प्लस C, gives you the product. I never bothered mentioning the product. मैंने प्रोडक्ट लिखने की, प्रोडक्ट मेंशन करने की कोई चिंता नहीं करी, कोई परवाह नहीं करी, क्योंकि मैं अभी अभी बता चुका हूं
कि प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती है, तो फिर उसको लिखना भी हम कोई जरूरी नहीं समझते। बट आई रियली बॉदर्ड मेंशनिंग ऑल द रिएक्टेंट। मैंने सारे रिएक्टेंट जरूर लिखे हैं, कोई रिएक्टेंट भूला नहीं हूं, कोई रिएक्टेंट मिस नहीं करा हूं, क्योंकि इनमें से कोई सा भी रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, इसलिए सारे ही रिएक्टेंट हमें मेंशन करना जरूरी है। वन मोर थिंग, आई नेवर बॉदर्ड बैलेंसिंग द रिएक्शन। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि बैलेंस्ड रिएक्शन क्या है, ए, बी और सी आपस में किस रेशो में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें 3 रिएक्टेंट है, पहला रिएक्टेंट ए, दूसरा रिएक्टेंट बी और तीसरा रिएक्टेंट सी। ये तीनों रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, और इस रिएक्शन की रेट इनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर सकती है। कैसे डिपेंड करेगी, किस तरह से डिपेंड करेगी, मैं वही समझना चाहता हूं। वी यूज्ड टू से rate of reaction would be directly proportional to A to the power P. This concentration of A to the power P. Rate of reaction is directly proportional to A to the power P. Here P may be some numerical value. This P is termed as order of reaction with respect to A. This P is termed as order of reaction with respect to A. इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए I may write rate of reaction would be directly proportional to B to the power Q. Once again, Q की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। This Q would be called order of reaction with respect to B. इसी तरह से मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ रिएक्शन C पर भी डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C टू द पावर R. C के कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, एंड इट डिपेंड इन दिस मैनर। वंस अगेन R की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। दिस R वुड बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to C. P, Q and R, they are order of reaction with respect to various reactant. Order of reaction, they may be integral, they may be fractional, they may take zero value. ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये इंटीग्रल हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, इनकी जीरो वैल्यू भी हो सकती है, बट दे आर नेवर नेगेटिव, दे आर नॉन नेगेटिव वैल्यूज। दे मे बी इंटीग्रल, दे मे बी फ्रैक्शनल, इनकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, फ्रैक्शनल में 1/2 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 0 हो सकती है, मगर इनकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। हां, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। ठीक। From this 3 equation, I would say rate is directly proportional to A to the power P, rate is directly proportional to B to the power Q, rate is directly proportional to C to the power R. मैं इन तीनों इक्वेशन से लिख सकता हूं rate
would be directly proportional to A to the power P, B to the power Q, C to the power R. I may write it like this. And we'll say P plus Q plus R. This is termed as overall order of reaction. This would be called overall order of reaction. मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं और एक इक्वालिटी साइन लगा दूंगा और साथ में एक इक्विलिब्रियम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट we denoted by K. Rate of reaction would be equal to some constant into A to the power P, B to the power Q, C to the power R. I may rewrite the equation like this, and this expression is termed as the rate law of the reaction. इसे हम कहेंगे रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन. इस रेट लॉ में इट्स डिस्क्राइब्ड हाउ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट. ए एक रिएक्टेंट है, इसके कंसंट्रेशन पर रेट कैसे डिपेंडेंट है? ए टू द पावर पी. बी दूसरा रिएक्टेंट है, इसके कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है? बी टू द पावर क्यू. सी तीसरा रिएक्टेंट है, इसके कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करती है? सी टू द पावर आर. दिस रेट लॉ डिस्क्राइब्स हाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस रिएक्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर कभी डिपेंड नहीं करती है. प्रोडक्ट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सारे रिएक्टेंट दिखाई दे रहे हैं. इस रेट लॉ में दिस के इट्स टर्म्ड एज रेट लॉ कांस्टेंट और सिंपली रेट कांस्टेंट, और वी ऑल्सो कॉल इट काइनेटिक कांस्टेंट, or sometimes we also call it velocity constant. This rate law constant, either rate law constant or rate constant or kinetic constant or velocity constant. अब जब हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एनालाइज करेंगे तो हमारा उद्देश्य होगा P की वैल्यू डिटरमाइन करना. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या है, इसे डिटरमाइन करना. Q की वैल्यू डिटरमाइन करना, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू B क्या है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन B के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी. R की वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू C डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन C के कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है. फाइनली हम ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे और रेट लॉ कांस्टेंट को डिटरमाइन करेंगे, और इस तरह से हम रेट लॉ लिखने की कोशिश करेंगे. इस रेट लॉ में हमें दिखाई देगा कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है. अब अभी जैसे अभी जो मैंने बताया P, Q और R ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 या 3 से ज्यादा रेयरली होती है. फ्रैक्शनल में 1/2 हो सकती है, कुछ केसेस में आपको 3/2 भी दिखेगी. दिस आर द वैल्यूज दैट P, Q और R मे टेक. इनकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं दिखेगी. ऐसा क्यों होगा ये भी आगे के लेक्चर्स में बताता हूं. क्यों नेगेटिव नहीं होगी ये भी मैं समझाता हूं, और क्यों 3 से ज्यादा भी नहीं होगी यह भी आगे